एवरीवन। जैसे कि आप लोग को पता होगा, लोअर पीसीएस का कट ऑफ जो है जारी हो चुका है। प्रीलिम्स के लिए जितने भी लोग क्वालिफाई हुए हैं प्रीलिम्स, वो लोग मेंस में लगे हुए हैं। मेंस जो है आपका जल्द ही होने वाला है ना। तो प्रीलिम्स जिन लोग का क्वालिफाई है, जो लोग एलिजिबल है मेंस के लिए, वो अपनी तैयारी पे पूरी तरह से लग जाएं, क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं बचा है और अब क्लियर भी हो चुका है कि हाँ, हम मेंस के लिए एलिजिबल हैं। तो मेंस की तैयारी में पूरा जो है जी जान से लग जाइए। उसके लिए जो भी मैटर होगा हम भी यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। अभी हम लोग चला रहे थे लोअर पीसीएस और अदर जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए साइंस का सीरीज़, या घटना चक्र का दृष्टि साइंस है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज पार्ट 4 थे, कोशिका विभाजन। देखिए यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, है ना। और लगभग क्रेज़ जो होता है पीसीएस में, साइंस का क्रेज़ जो होता है वह होता है, लगभग साइंस के क्वेश्चंस जो आते हैं 24-25 क्वेश्चंस आते हैं। और लोअर पीसीएस में इसी तरह से ही क्वेश्चन आएंगे। और ठीक है, जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे पेट का हो गया एग्ज़ाम और अदर जो भी एग्ज़ाम अभी आने आने वाले हैं, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल निभाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज कोशिका के विभाजन के प्रकार से। देखिए यहाँ पे दो जो है दिया गया है ना। एक है असूत्री कोशिका, एमिटोसिस। एक मिनट, इसका साइज में थोड़ा सा छोटा करते हैं। असूत्री कोशिका, एमिटोसिस। एक समसूत्री कोशिका है मिटोसिस, और अर्धसूत्री कोशिका है रीयूनिट सेल डिवीजन, हाँ, रिडक्शन सेल डिवीजन। ठीक। देखिए असूत्री कोशिका क्या होता है। एकमात्र कोशिका से दो संतति कोशिका बनती हैं, जैसे जीवाणु, ईस्ट, साइनोबैक्टीरिया। एक कोशिका से उसमें कई कोशिकाएं बनती हैं। और जैसे एग्जाम्पल लिया जाए तो जीवाणु हो गया, ईस्ट हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, जिसमें से इसमें कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, एक ही कोशिकाओं से कई कोशिकाएं जो है इससे निर्माण करती हैं, जीवाणु, ईस्ट और साइनोबैक्टीरिया। एक समसूत्री कोशिका क्या होता है, मिटोसिस क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं। देखिए मिटोसिस, समसूत्री कोशिका, इसे कायिक कोशिका विभाजन कहते हैं। डीएनए प्रकृतिकरण के कार्यक्रम के बाद जो है कोशिका सिर्फ एक बार विभाजित होता है। जो डीएनए का क्रम होता है उसके बाद कोशिका एक ही बार विभाजित होता है। और एक कोशिका विभाजन से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। गुणसूत्रों की संख्या अपरिवर्तित रहती है। इसमें क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या अपरिवर्तित रहती है, यानी कि इसमें कोई जो है परिवर्तन नहीं होता गुणसूत्रों में। यह होता है समसूत्री विभाजन। नेक्स्ट है आपका अर्धसूत्री विभाजन, रिडक्शन सेल डिवीजन। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन, रिडक्शन सेल डिवीजन, इसमें क्या होता है, देखिए इसे न्यूकारी कोशिका विभाजन कहते हैं। दो क्रमिक कोशिका विभाजन, प्रथम और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है। यह केवल जनन कोशिकाओं में होता है, केवल यह जनन कोशिकाओं में होता है, यह पॉइंट नोट करिएगा। यह केवल जनन कोशिकाओं में होता है। और गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी रह जाती है। इसमें क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या जो है घटकर आधी रह जाती है। इसमें चार कोशिका बनती हैं। इसमें कितने, इसमें चार कोशिका बनती हैं। देखिए कोशिका कला, जो कोशिका कैसे बनता है, कोशिका का निर्माण कैसे होता है, उसके बारे में देखते हैं हम लोग। कोशिका कला, इसका निर्माण प्रोटीन, वसा और लिपिड, वसा जिसे लिपिड कहते हैं, उससे होता है। मनुष्य के रुधिराणु यूरिथ्रोसाइट से कोशिका कला, जिसमें होता है लगभग 52% प्रोटीन, लगभग 40% लिपिड। कोशिका की संरचना जो होती है, पहला है इसमें कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। शैवाल एवं हरे पौधे की कोशिका भित्ति सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, वेक्टीन व प्रोटीन से बनती है। यहाँ पे देखिए केंद्रक जो होता है, ठीक है, केंद्रक, जो केंद्रक है इसके खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन थे 1831 ईस्वी में। कार्य क्या है, कोशिकीय गतिविधियों का नियंत्रण। लिपिड का कार्य जो है यूरीथ्रोसाइड। कोशिकाएं दो होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला अनुपस्थित होता है, यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला उपस्थित होता है। जीव द्रव्य क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है। देखिए हिंदी के शब्द थोड़ा सा टफ पड़ते हैं, इंग्लिश के जो शब्द हैं इसमें वो अच्छे लगते हैं, जैसे पढ़ने में भी थोड़ा आसान होता है, याद भी अच्छी तरह से होता है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है, कोशिका द्रव्य और प्लस कोशिका केंद्रक से बनता है प्रोटोप्लाज्म। अर्थात कोशिका द्रव तथा केंद्रक दोनों से मिलकर जीव द्रव का निर्माण करते हैं।
जैसे शब्द में प्रथम प्रयोगकर्ता पुरकिंजे थे और कोशिका का प्राणदायक पदार्थ, कोशिका जो है का प्राणदायक पदार्थ है। इसके बारे में देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके, उसको देख लेते हैं हम लोग, एक साथ ही लेकर चलते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे लासिका कोशिकाएं बनती हैं, लासिका कोशिकाएं बनती हैं तिल्ली, थाइमस ग्रंथि, अस्थि ग्रंथ, मज्जा एवं लासिका ग्रंथियों से। नेक्स्ट है स्तंभ कोशिका अनुसंधान क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका थोड़ा सा ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। यहाँ से क्वेश्चन पूरा ठीक। स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीजपुटी अवस्था पर भ्रूण जो होता है मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है। स्तंभ कोशिकाएं बीजपुटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जाती हैं। स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्रे मतलब संजीवित हो सकती हैं। भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया है जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों से विकसित किया जा सकता है। देखिए इसका आंसर जो होता है केवल 3 और 4 है। कोशिका स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्रे संजीवित हो सकती हैं। और चौथा क्या है, भारतीय अनुसंधान केंद्र में कुछ कोशिका रेखाओं में सृजन किया गया जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। तो तीसरा और चौथा इसमें पॉइंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राणियों के स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में सत्य कथन क्या है। क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा, प्राणियों के स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में सत्य कथन क्या है। तो ये है प्राणी में जीवन स्वयं, ये प्राणी भर में जीवन भर स्वयं गुणन करती हैं। ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती हैं। ये एक से अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती हैं। तो प्राणियों में जो स्तंभ कोशिकाएं, एक्चुअली स्तंभ कोशिकाएं इसको कहते हैं, स्टेम सेल को कहते हैं। स्टेम सेल आप लोग पढ़े होंगे, स्टेम सेल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। और सबसे अधिक स्टेम सेल जो होता है भ्रूण में पाया जाता है। जो एम्ब्रियो होता है ना, एम्बिलिकल कॉर्ड, जैसे बच्चे का जब जन्म होता है तो उसके साथ जो एम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ा होता है, तो जन्म के बाद एम्बिलिकल कॉर्ड में जो ब्लड होता है वह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअली सबसे भारी ज़्यादा मात्रा में स्टेम सेल उसी में पाए जाते हैं। क्या होता है कि कुछ जैसे जहाँ पे प्रिजर्व करने की व्यवस्थाएं हैं, जैसे मान लीजिए विकसित देशों में, चाइना हो गया है, सॉरी अमेरिका और अदर जो भी राज्यों में स्टेम सेल से जो ब्लड होता है उसको प्रिजर्व कर लेते हैं। बाय द वे अगर कहीं आपको बॉडी में कोई परेशानी आती है, जैसे में कहीं कट हो जाता है, कहीं मसल्स का कटिंग आ गया, कोई और दिक्कत हो गया है ना, कहीं आप चोटिल हो गए, वहाँ पे अगर स्टेम सेल को डाल दिया जाता है तो ऑटोमेटिक वो बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है। एक्चुअली बॉडी में जो भी कट होता है या फिर कोई चोट होता है, फिर कोई भी समस्या आता है, तो उसको रिपेयर जो है स्टेम सेल ही करते हैं। तो स्तंभ कोशिका उसी को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रक्रमित कोशिका, प्रोग्राम्ड डेथ सेल की कोशिकाओं आणविक नियंत्रण, सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोलर कहते हैं। एपोप एप्टाप एप्टाप्टिस को कहते हैं, ठीक है। हमारे तंत्र की अधिकतम एटीपी अणुओं का उत्पन्न करने वाले पद हैं, वह है क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र आपको पता होगा। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कोशिका के प्रमुख भाग। देखिए कोशिका भित्ति जो होती है यह सिर्फ पादप कोशिकाओं में विद्यमान होती है। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, वेक्टीन और प्रोटीन से निर्मित होती है। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोश निर्मित होती है, जो जो है पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है। और कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, ये क्या होता है, आधपरगम्य झिल्ली है, प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव में परितः विद्यमान होती है। और शिंगर और निकोलस वर्ष 1972 द्वारा प्रस्तुत अवधारणा फास्फोलिपिड की दो परत एवं बीच में प्रोटीन की खोज की गई थी। जंतु कोशिका सबसे बाहरी आवरण है, जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया देखिए सूत्र कणिका इसे कहते हैं। खोजकर्ता इसके कौन थे, अल्बर्ट वान कैलिकर। 1880 में इसके कीटों की रेखित पेशियों में
इसका खोज किया था। नामकरण बेंडा द्वारा किया गया है। श्वसन संबंधी क्रियाएं जीवाणु एवं नील हरित शैवाल में अनुपस्थित होते हैं। अनुनाम इसका जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन बहुत जगह पूछा है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन अधिगमन AETS इसी से संपन्न होता है। नेक्स्ट है राइबोसोम। क्या है राइबोसोम? नामकरण इसका किसने किया था? जॉर्ज पेलाडे वर्ष 1953 द्वारा। कला जो है इसमें कला विहीन होते हैं ये लोग। प्रकार जो है 70th और 80th। प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। अंतःद्रवी जालिका से बाहर सतह पर चिपके होते हैं। अनुनाम इनका प्रोटीन और प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ये कुछ फैक्ट है, इसे याद करिएगा। यह आकार के स्वेड वर्ग इकाई अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे अंतः द्रवी जालिका। ठीक है, राइबोसोम खुरदरी अतः द्रवी जालिका से चिपके होते हैं। खोजकर्ता थे KR पोर्टर वर्ष 1945 में। जीवाणु तथा नीलहरित कोशिका में अनुपस्थित होता है। राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला है अनुपस्थित, जिसमें होता है सपाट अंतःद्रव्यीय जालिका पर SER पर। लिपिड संश्लेषण का मुख्य स्थल निराविषीकरण है, डेट्रो डिटॉक्सिफिकेशन। उपस्थित कहाँ होता है? खुरदरी अंतःद्रव्यीय जालिका RER में, प्रोटीन संश्लेषण के मुख्य स्थल पे। केंद्रक के बारे में देखते हैं। इसे भी कई बार प्रकार पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं। केंद्रक का खोज जिसने किया था रॉबर्ट ब्राउन। कब किए थे रॉबर्ट ब्राउन ने? 1831 में किए थे। यूकेरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। आनुवंशिक पदार्थ DNA का स्रोत है केंद्रक। एक है गाल्जी बॉडी, गाल्जी का है। खोजकर्ता कौन थे? कैमिलो गॉल्जी, 1898 में। क्रियात्मक इकाई क्या है? सिस्टर्नी। अन्य नाम था इनका गाल्जी उपकरण। कोशिका के अणुओं तथा यातायात प्रबंधक। कोशिका भित्ति का निर्माण इन्हीं के इसी में होता है। ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड का निर्माण इसी में होता है। नेक्स्ट है लाइसोसोम। अन्य नाम इसका क्या है? आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग। लाइसोसोम को किसे कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछ लेता है कि आत्मघात की थैली किसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है लाइसोसोम को। इसके खोजकर्ता क्या थे? D डुबे वर्ष 1955 में। गाल्जी काय में निर्मित होती है यह, और जल अपघटन एंजाइम की उपस्थिति होती है। स्तनधारियों लाल रक्त कणिकाओं में अनुपस्थित होती है। तारकाय सेंट्रोसोम इसमें होता है। अवस्थिति मुख्यतः जंतु कोशिका में, परंतु कुछ पौधे जैसे शैवाल, कवक और मांस में कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। कशाभिका फ्लैजिला एवं पश्चिमभिका जो है सीलिया इसमें उपस्थित होता है। गतिशीलता में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर। देखिए, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर देखते हैं यहाँ पे। कोशिका भित्ति क्या होता है? पादप कोशिका में उपस्थित होता है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। लवक होता है पादप कोशिका में उपस्थित, जंतु कोशिका में अनुपस्थित। तारक काय अनुपस्थित होता है और जंतु कोशिका में उपस्थित होता है। रिक्तिका पादप कोशिका में बड़ी होती है, जंतु कोशिका में छोटी होती है। कुछ इंपॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी तथ्य यहाँ पे दिए गए हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, ठीक है। सौर ऊर्जा का ATP रूपांतरण होता है क्लोरोप्लास्ट में। सौर ऊर्जा का ATP रूपांतरण जो होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट में। आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात कौन है? तो है ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवांशिकता विज्ञान जेनेटिक्स के जनक किसे माना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। ठीक है, आनुवांशिकता मीन्स होता है जो है जेनेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट इसका है मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया गया था वह है गार्डन पी, यानी कि मटर के पौधे से जो है आनुवंशिकता का जो है उसमें खोज किए थे। मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत आधारित है लैंगिक जनन पर। किस पे आधारित है? लैंगिक जनन पर। जीनोम चित्रण, जीनोम मैपिंग का संबंध है जीन्स के चित्रण से, यानी कि जेनेटिक्स से।
जेनेटिक कोड के विशेषताएं हैं। यह प्रायः सार्वत्रिक होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड में क्षारकों में बना होता है जो 20 अमीनो अम्ल से संगत होते हैं। यह अनतिव्यापी और अस्पष्ट एवं कोमारहित होता है। इनमें एक प्रबंधन एवं समापन कोडान होता है। जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में लिए जाते हैं क्रोमोसोम द्वारा। तो जीवों में जो आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं वो है क्रोमोसोम के द्वारा लिए जाए जाते हैं। जीन क्या है? वो है डीएनए का एक भाग। कहते हैं तुम्हारा डीएनए टेस्ट होगा, तो एक्चुअली यहीं से होता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। हमारे शरीर की आनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं जीन। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो क्या होती है? स्थिर होती है। ठीक है। यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे साधारण मानव के गुणसूत्र होते हैं 46। मानव शरीर में कोशिकाओं के पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या जो होता है, जोड़े जो होते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं, उसकी संख्या है 23। जो क्रोमोसोम है उसकी संख्या है 23। और जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। नेक्स्ट देखते हैं प्लास्टिसाइड क्या है, लवक क्या होते हैं। खोजकर्ता थे हैकिल 1865 ईस्वी में। उपस्थिति केवल पादप कोशिका में, जीवाणु, कवक और नीलहरित शैवाल में अनुपस्थित होता है। यहाँ अवर्डी लवक क्या होगा? ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? अवस्थित इनका सूर्य के प्रकाश से वंचित पादप के भागों में। उदाहरण है जड़, भूमिगत तना। रंग इनका जो है रंगहीन होता है। लवक के प्रकार रंग के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हरित लवक, वर्डी लवक, अवर्डी लवक। ठीक है। हरित लवक क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। इनका अवस्थिति क्या होता है? पत्तियों में होता है। रंग इनका हरा होता है। और कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण में सहायक, विशेष क्लोरोफिल की उपस्थिति में। क्लोरोप्लास्ट जानते होंगे, जैसे पढ़े होंगे क्लास 6-7 में। अवस्थित इनका पत्तियों में होता है। पत्तियाँ हरी क्यों दिखाई देती हैं? क्लोरोप्लास्ट के कारण, है ना। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियाँ हरी दिखाई देती हैं। वर्डी लवक क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? देखिए, क्रोमोप्लास्ट की अवस्थिति होती है पौधों के रंगीन के भागों में। जैसे उदाहरण के यहाँ फल, वित्ती, बीज, पुष्प। रंग इनका क्या है? विभिन्न रंग। कार्य क्या है? बीजों, फूलों को भिन्न रंग प्रदान करना। किसको? बीजों और फूलों को भिन्न रंग प्रदान करना। पौधे को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना। पौधे की सूर्य की पराबैंगनी किरणों से रक्षण करना किसके द्वारा? वर्डी लवक के द्वारा। किसके द्वारा? क्रोमोप्लास्ट के द्वारा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है वर्डी लवक जो लिकोप्लास्ट के बारे में हम बताएं आपको। विभिन्न पौधों में फल व्यक्ति में उपस्थित वर्डी लवक जो होते हैं, ये टमाटर में क्या होता है? लाइकोपन, जिसके कारण टमाटर जो है लाल होता है। गाजर में क्या होता है? कैरोटीन। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, इसे जो है कई बार जो है देखिएगा। सेब में एंथोसाइनिन, है ना। चुकंदर में बिटानिन। चुकंदर में बिटानिन इंपॉर्टेंट है। प्रमुख पौधों के खाने योग्य भाग। प्रमुख पौधों के खाने योग्य भाग, ऐसा क्वेश्चन कभी कभार जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछे भी गए हैं। जैसे आलू में खाने का क्या भाग है? स्तंभकंद। हल्दी में, हल्दी और अदरक में प्रकंद। अरबी, बंडा और जिमीकंद में घनाकंद, है ना, घनकंद। इसको जो है खाने में उपयोग किया जाता है। प्याज लहसुन में सल्ककंद। प्याज और लहसुन में सल्ककंद। जो रूपांतरित जड़ होते हैं, जैसे तर्क रूप, फुस्सी फॉर्म में मूली होता है। शंकु रूप में कॉनिकल में गाजर होता है। और कुंभी रूप नाइफी फॉर्म में शलजम होता है। चौथा है कंदिल, शकरकंद जिसे कहते हैं। ग्रंथिल, मटर, चना। जड़विहीन, वुल्फिया। जो पुष्प के भाग होते हैं, जैसे लौंग का पुष्पकलिका और केसर का पुष्पवतिकाग्र। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है पीसीएस में पूछा गया है, इसको जो है नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा डार्क, डार्क इसको, हाँ अब सही है। पुष्पवतिकाग्र केसर का है, ये पूछा गया है क्वेश्चन, इसे नोट कर लीजिएगा।
यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में हम देखते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन जो होते हैं, बंदर चीता बंदर चीता तितली और छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, तो किस में नहीं होते हैं? छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। जीव कोशिका में जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण के उत्तरदायी हैं डीएनए। कौन है? डीएनए। डीएनए की वह विशिष्टता जिसमें जिसने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक सूचना संग्रह करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाया है। तो दो रज्जुकों टू स्टैंड की पूरकता के कारण गुणसूत्रों की वंशागत के सिद्धांत को दिया था शूटन एंड वोवेरी ने। प्लावमान जीन जीपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बर्बरा मैक्लिटॉक ने। एडेनिन, टायरोसिन, ग्वानिन और साइटोसिन में से डीएनए में उपलब्ध हुआ यौगिक जो एमिनो अम्ल से नहीं बनता तो है टायरोसिन, जो एमिनो अम्ल से नहीं बनता। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है डीऑक्सीराइबोस। एक्चुअली डीऑक्सीराइबोज इसका जो है डीएनए में शर्करा जो होती है उसको डीऑक्सीराइबोस कहा जाता है, और डी का फुल फॉर्म भी है। डीएनए की खोज जो है किसने की थी? तो फ्रेडरिक मिसर ने की थी। कब किया था? 1869 में। डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। डीएनए के द्विकुंडली संरचना दी गई थी वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। जीन अणु डीएनए की संरचना में सबसे पहले रेखांकित किया था डॉक्टर जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक ने। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार प्रस्तावित किया था आपके जो है वाटसन एवं क्रिक ने। आनुवंशिकता क्या होता है, जेनेटिक्स क्या होता है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जेनेटिक्स का जो है जनक जो थे वो थे ग्रेगर जॉन मेंडल, पादरी एवं जो ऑस्ट्रिया के थे। आधुनिक आनुवंशिका के पिता जो है आनुवंशिकी के पिता को किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रिया को, पादरी को। परिभाषा क्या होता है इसका? माता पिता से आनुवंशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी में स्थानांतरित होना, इसे ही जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है। आनुवंशिकी जो है शब्द है बेटसन 1905 द्वारा। मेंडल के अनुसार सिद्धांत के आधार पर लैंगिक जनन पर आधारित था। यहाँ पे दिया है मेंडल का प्रयोग 7 लक्षण वाले उद्यान मटर गार्डन पी पायसम सेंटावाइब पर मतलब मेंडल ने किया था। परिभाषा देखते हैं इसका। कोशिका के केंद्र में उपस्थित धागों की समान संरचना होती है। आनुवंशिक लक्षण से प्रसारित करने में माध्यम होती हैं ये लोग। खोजकर्ता किसके कौन थे? कार्ल विल्हेम वान नगेली। क्रोमोसोम जो गुणसूत्र होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। खोजकर्ता इसके कार्ल विल्हेम वान नगेली 1842 में। वंशागति का वाहक होता है यहाँ, और न्यूक्लियो प्रोटीन इसमें होता है, जीन धारक के होते हैं। प्रजातियों में क्रोमोसोम की संख्या निश्चित व स्थिर होती है, और नामकर्ता कौन थे? डब्ल्यू वॉल्टेयर 1888 में। प्रभाविता के नियम जो होते हैं मेंडल के अनुसार आनुवंशिकता का नियम क्या था? स्वतंत्र अपव्यूहन लो इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट, पृथक्करण का नियम लो सिग्रेशन। आनुवंशिकता की इकाई के मूलभूत सिद्धांत डीएनए की कार्यात्मक इकाई है। ठीक है। जीन जो होता है, जीन के बारे में अध्ययन करते हैं। आनुवंशिकता के लक्षण में धारण करने वाली क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए से बनी सूक्ष्म संरचना होती है। जीन का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। जीन का जो अनुक्रम होता है जीनोम कहलाता है, और अनुक्रम के आधार पर परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। जीनोम के सभी गुणसूत्रों की संरचना जो होता है एवं क्रमात्मक संगठन जो होता है जीनोम चित्रण के द्वारा समझाया गया है। और नामकर्ता कौन थे? विल्हेम जोहानसेन ये नामकर्ता थे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको देख लेते हैं। डीएनए को अंतःपात में बनाया आर्थर कोनबर्ग ने, और नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स डी वाटसन को किस क्षेत्र में उनके कार्य के लिए जाना जाता है? आनुवंशिकी के क्षेत्र में। यहाँ पे देख लीजिए जो सही सुमेलित है। आनुवंशिकी में उपलब्धि वैज्ञानिक जीवाणुओं में परिक्रमण और संयुग्मन की खोज किसने थी? लैंडरबर्ग एवं जिंडर ने। यौन सहलग्न वंशानुगति की स्थापना मॉर्गन ने। ई कोली ने डीएनए पॉलीमरेज का वियोजन
कोर्नबर्ग। संपूर्ण अनुवांशिक छूट की स्थापना हरगोविंद खुराना। संपूर्ण अनुवांशिकी कूट की जो स्थापना हरविंद खुराना के द्वारा। राइजो राइबोसाइज्म होते हैं आरएनए अणु कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग करके अनुसंधान करने वाले और एक्सरे तकनीक, कोयला खनक और रंगरेज और रंगसाज उपयुक्त व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में थे जिन्हें अपनी कोशिकाओं के डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। तो जितने भी लोग इसमें हैं उनको अपने डीएनए में परिवर्तन का खतरा रहता है। हाँ, इसमें एक्चुअली देखिएगा, जिसमें डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है तो केवल दो। कौन है? एक्सरे तकनीकी, जो एक्सरे करने वाले होते हैं उसमें जो है डीएनए के परिवर्तन का खतरा रहता है। एजोला, नीलहरित शैवाल, अल्फा अल्फा उपयुक्त में थे जिनका उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है। तो पहला और दूसरा, एजोला और नीलहरित शैवाल का उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है। राइजोबियम नीलहरित शैवाल और एजोला में से जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है। तो इन सभी का, जैसे राइजोबियम, नीलहरित शैवाल और एजोला, इन सबका प्रयोग होता है उर्वरक के रूप में। जंपिंग जीन क्या होता है? प्लामान जीन, इसके बारे में सर्वप्रथम मक्का में इसका प्रयोग किया गया था और खोज करते थे इसके बरबरा मेल्किटान और यूएसए के नोबेल पुरस्कार विजेता थे 1883 में। कोशिकाओं में डीएनए के खंड जो होते हैं ट्रांसपोजोन होते हैं, ऐसे आनुवंशिक तत्व जो एक गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समर्थ होते हैं। नेक्स्ट पार्ट है जीन। जीन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। देखिए, नामकरण करता थे विल्हेम जॉनसन और परिभाषा है आनुवंशिक की इकाई जिनके द्वारा पैतृक लक्षणों का निर्धारण होता है। उपमा क्या था? डीएनए की कार्यात्मक इकाई और आनुवंशिकता की इकाई, जिसे जीन कहा जाता है। डीएनए डीएनए क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? ये न्यूक्लियोटाइड के घोलक हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में 3 जीव अणुओं से बना होता है। नाइट्रोजनी बेस, प्यूरिन एवं पिरिडीन, पेंटोज शुगर और फास्फेट। डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है इसके बारे में देखते हैं हम लोग। डीएनए का जो पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी डीऑक्सीराइबोज शर्करा, और खोजकर्ता इसके थे स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिसर 1869 में। इसका संरचना जो होता है कुंडलीकार होता है, डबल हेलिक्स बी डीएनए, और विन्यास की खोज डॉक्टर जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने किया था। प्रस्तावक थे एमएचएफ विल्किंस तथा फ्रैंकलिन 1853 में। फास्फेट इसमें है। नाइट्रोजनी बेस देखिए इसमें क्या क्या है, हम डीएनए की बात कर रहे हैं। एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। अवस्थिति इसका कहाँ होता है? मुख्यतः केंद्रक में। इनका अवस्थिति कहाँ होता है? मुख्यतः केंद्रक में होता है। न्यूक्लिक अम्ल प्रयोगशाला में सर्वप्रथम संश्लेषण जो है अरविंद खुराना के द्वारा किया गया था। और डीएनए का कार्य क्या है? आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है डीएनए। आरएनए को देखते हैं। जो आरएनए का राइबोज शर्करा, राइबो न्यूक्लिक एसिड, संश्लेषण डीएनए द्वारा। कार्य क्या है? प्रोटीन के संश्लेषण में बेस जो है एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन। आरएनए में नाइट्रोजनी बेस थायमिन की अवस्थिति स्थान पर यूरेसिल होता है। स्थित कहाँ होता है? मुख्यतः कोशिका द्रव्य में स्थित होते हैं। कुछ प्रीवियस क्वेश्चन भी लेकर चल रहे हैं हम लोग। नाइट्रोजन यौगीकरण पादप है। अल्फा अल्फा चना यानी चिकपी योम तिपातिया घास फ्लावर, नोस्टाक एनाबिना एजोटोबैक्टर तथा माइकोराइजा में से वे जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले हैं तो है माइकोराइजा जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। एक प्रीवियस क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में। यूस्ट कोरेला एजोला तथा मोल्ड में से एक जैव उर्वरक का स्रोत है तो है एजोला जो जैव उर्वरक का स्रोत है।
दालें, चावल, गेहूं तथा गन्ना में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जिस पौधों की जड़ के साथ संयोजन करते हैं तो है दाल। दालें यूरिया, 2,4-डी, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन तथा एजोला में से एक जैविक उर्वरक है एजोला। राइजोबियम, नीलहरी शैवाल, एजोला तथा वैस्कुलर अर्बुस्कुलर माइकोराइजा में फॉस्फेटिक जैव उर्वरक है। तो वैस्कुलर, अर्बुस्कुलर और माइकोराइजा पौधे के द्वारा ली जाने वाली नाइट्रोजन के रूप में होता है नाइट्रेट। पशुओं विशेषतः दुधारू गाय के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं जोला। नीलहरी शैवाल जैव उर्वरक है। कोयोसोपा माहो नियंत्रक, बायो 902 सरसों का गायक्लोन, एजोरोबैक्टर जीवाणु होता है। गेहूँ, चना, धान एवं सरसों में से वह फसल जिसमें नीलहरी शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है तो है धान। बाजरा, गेहूँ, मक्का एवं धान में से नीलहरी शैवाल के उपयोग नाइट्रोजन आपूर्ति हेतु किया जाता है तो धान में। देखिए यहाँ पे आरएनए के दो प्रकार हैं। ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए प्रोटीन संश्लेषण हेतु अमीनो अम्ल के राइबोसोम पर ले जाना। आरएनए क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायक राइबोसोमल आरएनए। और एमआरएनए क्या है? मैसेंजर आरएनए, केंद्रक के बाहर प्रोटीन संश्लेषण हेतु उपयुक्त अमीनो अम्ल को चुनने के लिए संदेश भेजना। अब के लिए आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं जैव उर्वरक के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।